हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही छोटा और इजी सा चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत करते एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी क्या है? आप सभी ने गेम्स तो खेले होंगे, फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा, तो फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फुटबॉल में क्या होता है? हर एक गेम में रूल्स होते हैं, फुटबॉल में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि गोलकीपर के अलावा कोई भी हाथ से बॉल को टच नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो गेम ही चेंज हो जाएगा, फाउल हो जाएगा, और ऐसे अगर कोई और चेंजेस होते हैं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। यानी कि फुटबॉल हम किसे कहेंगे? उस गेम के लिए एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है, वरना वो गेम चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से एक सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए भी फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, और उन्हीं रूल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इंडिया में जो सेट ऑफ रूल्स है उसे हम कहते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, और किसने बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कैसे इसकी डिमांड आई। सेकेंड आता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया हमने, वो भी तो जानना जरूरी है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, की फीचर्स। क्या स्पेशल है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कुछ खास बात है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से, डायग्राम से बहुत इजी तरीके से हम समझने वाले। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, और हमें पता है कि रूल्स रिटन भी हो सकते हैं और नॉन रिटन, अनरिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। रिटन और अनरिटन भी हो सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में डेमोक्रेसी है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स तो किसी कंट्री में होंगे ऑब्वियसली, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, रूल्स तो हर कंट्री में होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि हर कंट्री में, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन हर कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर डेमोक्रेसी हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे लोगों की मीटिंग, सभा ने मिलकर बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कई सारे मेंबर्स थे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी थे यहाँ पर जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आप कमेंट में उनका नाम जरूर बताएं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1946 से लेकर 1949 तक, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है और ये कैसे बनी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, लेकिन ये असेंबली आखिर बनी कैसे? तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और फाइनली फिर कब बनती है? दिसंबर 1946 में क्या बनती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। तो आई होप ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। हम क्यों चाहे कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्या इसकी जरूरत है? तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कहाँ पे समझ लेते हैं? यहीं पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये डिफाइन करता है फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी का मतलब है ऐसे सोसाइटी जिसमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सोसाइटी का बेस बनाता है जिसमें वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन,
ठीक है, ऐसी सोसाइटी जिसमें हम एज ए सिटीजन रहना चाहते हैं, ऐसी सोसाइटी के लिए बेस कौन बनाता है? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है लोगों के लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रूल्स होता है। अगर रूल्स लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, मतलब ऐसे रूल्स होंगे जिसमें लोगों को लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि सभी को इक्वेलिटी मिले, किसी को ऐसा न लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी है नेपाल की, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, कहाँ पर है आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो नेपाल में क्या हुआ कि 1990 में, नेपाल में 1990 में डेमोक्रेसी आती है। लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए, और ये जो डेमोक्रेसी है ये 12 साल तक चलती है। फिर क्या होता है, फिर 12 साल बाद यानी 2002 में किंग ज्ञानेंद्र की यहाँ पर एंट्री होती है। ये किंग ज्ञानेंद्र कौन थे? एक राजा थे। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे और पावर उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और फाइनली 2005 तक, स्टार्टिंग ऑफ 2005 में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेते हैं पावर, यानी कि मोनार्की यहाँ पर आ जाती है। फिर 2005 के एंडिंग में यानी कि नवंबर 2005 में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? जो माओइस्ट पार्टी थी और कुछ अदर पार्टीज के साथ ये 12 पॉइंट एग्रीमेंट होता है। अब ये माओइस्ट क्या है? माओवादी एक विचारधारा होती है। ठीक है, इनका कहना था कि मोनार्की खत्म होनी चाहिए, लेकिन इनका भी कुछ पॉलिटिकल गोल था अपना। ठीक है, तो यहाँ पर माओइस्ट पार्टी एग्रीमेंट करती है और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, जिससे लोगों को लगता है कि हो सकता है डेमोक्रेसी आ जाए, मोनार्की खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जनता कहती है कि छोटे मोटे एग्रीमेंट नहीं चलेंगे, हमें चाहिए डेमोक्रेसी। तो फिर लोग स्ट्रगल करते हैं और फाइनली 2008 में क्या होता है, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और यहाँ पर क्या आती है, डेमोक्रेसी आती है। और जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है नया, वो कब बनता है? 2015 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है नेपाल का। तो ये स्टोरी हमने क्यों समझी? ताकि हम कंपेयर कर सके हमारी डेमोक्रेसी और अदर कंट्री की डेमोक्रेसी में, और ये भी हम जान सके कि लोगों ने कितना स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके भलाई के लिए रूल बने, वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है कि नेचर ऑफ सोसाइटी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट आता है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा होगा। मिस यूज ऑफ पावर ना हो, ये भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिस यूज ऑफ पावर का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्लास है, जहां पर एक क्लास मॉनिटर है, और क्लास मॉनिटर हमें पता है कि जब मैम सर चले जाते हैं तो पूरी क्लास की जिम्मेदारी क्लास मॉनिटर के ऊपर होती है। अगर क्लास मॉनिटर और आपकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है तो फिर क्लास मॉनिटर ऐसे ही अगर वो आपके ऊपर इल्जाम लगा देता है, मैम को बोल देता है, सर को बोल देता है, तो ये क्या हुआ, मिस यूज ऑफ पावर ही हुआ ना। पर्सनल मैटर एक डिफरेंट चीज है, लेकिन स्कूल में वो एक मॉनिटर है, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं मिस यूज ऑफ पावर। तो मिस यूज ऑफ पावर ना हो, इसीलिए नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफाइन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ठीक है, थर्ड है प्रोटेक्ट फ्रॉम टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। अब ये टायरेनी ऑफ मेजोरिटी का क्या मतलब है? हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिलीजन है। अब हो सकता है एक ग्रुप मेजोरिटी में हो, एक ग्रुप माइनॉरिटी में है, लेकिन सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स ना करे, उन्हें परेशान ना करे, मेजोरिटी टायरेनी ना करे, मिसयूज ऑफ पावर ना करे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। सभी को इक्वल राइट्स मिल सके ताकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी इक्वल राइट्स उनको मिल सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से कैसे बचाता है? हम कई बार जल्दबाजी में आकर ऐसे बातें सोचने लग जाते हैं जो कि सभी के लिए ठीक नहीं होते हैं। जैसे अगर हम सोच ले कि ये डेमोक्रेसी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, हमारा एक राजा होना चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, तो ये सभी के फेवर में कहाँ है? फिर पार्टिसिपेशन लोगों को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में, हो सकता है इक्वलिटी लोगों को ना मिले, और कई बार हम ऐसे डिसीजन और भी ले लेते हैं
जो हमारी कंट्री के लिए और लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है क्या सही है क्या गलत है, तो खुद से भी हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब हम बात कर लेते फाइनली की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। जब फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए, फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए, अगर आप सोच लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप 1947 से पहले के इंडिया में हैं, जहाँ पर ब्रिटिश रूल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोगों ने किया, वो तो हम देखते ही हैं। तो आप क्या सोचेंगे अगर आपको मौका मिले ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने का, फ्री इंडिया के कुछ सिस्टम को, रूल्स को बनाने का, तो आप क्या सोचेंगे, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आएगी? सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर क्योंकि आपने देखा कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, ब्रिटिश जो चाहे वो कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी सभी के पास होनी चाहिए। अगर आप देश हित में उस समय सोचते हैं तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, इक्वेलिटी सभी को मिलनी चाहिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए गवर्नमेंट में, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो ये बातें आपके सामने रहेगी। तो ये उस समय के जो व्यक्ति थे जो राष्ट्रहित में सोचते थे, उनके सामने भी यही चीजें थी कि फ्री इंडिया में ये सब होना चाहिए। लेकिन टास्क भी थे कुछ। टास्क क्या थे? टास्क थे सबसे पहला कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कंट्री में, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर हम एक ग्रुप में हैं, फ्रेंड हैं बहुत सारे, और बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में कोई एक रूल अगर आता है हमारे सामने, कोई एक बात आती है, तो हो सकता है कि सभी उस पर एग्री ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सभी के अलग अलग विचार होते हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी कानून बनाना होगा। तो ये टास्क था। फिर उसके बाद क्या टास्क था कि पार्टीशन होने वाला था कंट्री का। अब इसमें क्या दिक्कत है? पार्टीशन होने वाला था, यानी कि ये भी फिक्स नहीं था कुछ स्टेट्स के लिए कि वो कहाँ रहेंगे, वो किस पार्ट ऑफ कंट्री में रहेंगे। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी। आप सोच ही सकते हैं कि बहुत पुअर कंडीशन थी उस समय, क्योंकि इतना शोषण ब्रिटिशर्स ने किया लोगों का, लोगों को डेवलप होने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए कानून बनाने की ज़रूरत थी। तो फिर यहाँ पर आते हैं की फीचर्स। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फ्री इंडिया में ये सब भी होना चाहिए, लेकिन ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी होगी। ये सब सोचते हुए कुछ यहाँ पर फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है वो फीचर्स? फर्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। अब इतनी बड़ी कंट्री में केवल एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, तो पूरी कंट्री में ग्रास रूट लेवल तक वो कैसे होगा? हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और पंचायत भी होती है, लोकल लेवल पर भी होती है, ताकि ग्रास रूट लेवल पर भी काम किया जा सके। फर्स्ट फीचर हो गया। सेकेंड फीचर यहाँ पर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ये लेजिस्लेचर और ये क्या होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि कानून को लागू करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर और ये सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। किस लिए? लेजिस्लेचर के प्रति, क्योंकि लेजिस्लेशन में वही लोग होते हैं जिनकी वजह से वो पीएम सीएम बने हैं। ठीक है, तो अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो हमें पता है इलेक्शन होते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू फिर अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली बार उन्हें चुनाव में जीतने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है, अपने लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होता है, अच्छे से उन्हें काम करना होता है। थर्ड फीचर क्या है? थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। उन तीनों के पास इक्वल पावर होती है। तीनों एक दूसरे को चेक भी करते हैं, जिसे हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं, ताकि कोई मिसयूज ऑफ पावर ना
करे और इक्वलिटी बनी रहे, जो कानून है, जो लॉ है, उसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है, कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में आगे क्लासेस में, आगे चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर, हम क्या पढ़ रहे हैं, की फीचर्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ यहाँ पर आता है राइट्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी हमारे पास है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट है हमारा, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास बाकी राइट्स तो हैं, लेकिन अगर उन राइट्स का हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? अधिकार तो हमें दे दिए। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का, कि अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं। इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। फिर फिफ्थ पॉइंट है जिसके बारे में हमारा अगला चैप्टर भी है, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। इसको एक वर्ड में आप समझिए कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। सेपरेशन कैसे होता है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरवेन जरूर कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलरली वो रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से क्विक रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी डिफाइन करता है, पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिफाइन करता है, हमें खुद से प्रोटेक्ट करता है, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी से भी प्रोटेक्ट करता है। की फीचर्स क्या है? की फीचर है इसके फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट एंड सेक्युलरिज्म। दीज आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।